ब्राह्मणों पर फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के विवादित बयान के बाद अब जनेऊ को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। मामला कर्नाटक का है, जहां बीदर जिले के 2 स्कूलों में सीईटी परीक्षा के दौरान छात्रों को जनेऊ और कलावा उतारने के लिए कहा गया। पहला मामला बीदर जिले के साई स्फूर्ति पीयू कॉलेज का है, जहां एक छात्र ने जनेऊ उतारने से मना किया तो उसे एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया। मामला सामने आने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबर समेत सतीश पवार के खिलाफ राज्य के शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। दूसरा मामला शिवमोगा जिले के आदि चुनचुनगिरी स्कूल का है, जहां कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के दौरान 3 छात्रों का जनेऊ और कलावा उतरवा दिया गया। दोनों मामले को लेकर देश की सियासत गर्म है। कर्नाटक ब्राह्मण महासभा ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। विरोध प्रदर्शन के साथ आरोपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। सुनिए पीड़ित परिवार क्या कह रहा है। हमारे बच्चे के साथ बहुत नाइंसाफी हो गया। सीटी एग्ज़ाम के लिए सिर्फ जानों की वजह से उसे अंदर छोड़ने, एग्ज़ाम को अपीयर होने नहीं दिए। मेन एंट्रेंस पे रोक के उसको बाहर से निकालने दे रहे। कितने कोशिश करने के बावजूद भी उसे अंदर नहीं लिए। हमारा लड़का ये 1 साल वेस्ट हो गया। बहुत मेहनत किया था वो लड़का ने। मैथ्स पेपर ही मेन केसेट का रहता ही मैथ्स पेपर, वही उसको अपीयर होने नहीं दिए लोग। इसीलिए हम जस्टिस चाहते हैं। वो थोड़ा सा जनेवर दिखने से वो लोग बोले कट करके आ जाओ बोलकर बोले, लेकिन ये लड़का बोला नहीं मैं कट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कट कर सकते? ये तो एक धागा है ना, कट कर सकते हैं ना इसको। नहीं नहीं ये जनेवर है, धागा नहीं है, ये जनेवर है, हमारे परंपरा है, ये नहीं कर सकते। किसने बोला नहीं कर सकते? बोल हमारे पापा मत निकालो बोले बोले, लेकिन वो लोग बोले निकाले तो छोड़ देंगे अंदर, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। वो फिर से रिक्वेस्ट करा, फिर से बहुत उनको ये करा, ले नहीं हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हमको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है। इस मामले में कर्नाटक के हायर एजुकेशन मंत्री का बयान भी सामने आया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। This incident actually is very unfortunate, which has happened not only in Shivamoga, in Bidar as well. The Karnataka Examination Authority had given certain protocols as to what has to be followed to have a fair exam. But this incident is these people who were checking or frisking for any gadgets or even whatever protocols were followed. We are never KEA has mentioned about the sacred thread, or you call Janivara, which Brahmin community and even Vaishya community and even Lingaites, they wear with the linga. This was not mentioned to be checked or removed to write the exam. जनेऊ विवाद में आरोपी प्रिंसिपल और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट में दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है और छात्रों के लिए भी सुरक्षात्मक और सुधारात्मक उपाय की सिफारिश की गई है। हालांकि कर्नाटक सरकार ने अभी तक छात्र को दूसरा मौका देने संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। शिक्षा अधिकारी का कहना है कि गणित की परीक्षा में अनुपस्थित रहने के बावजूद छात्र को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में के लिए रैंकिंग मिलेगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री MC सुधाकर से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मंत्री दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लेने से पहले इस मामले में मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे इसे, ताकि सभी के लिए निष्पक्षता और छात्र को न्याय मिल सके। शिवमोगा में हुई घटना के लिए जिम्मेदार होमगार्ड रघु डी और कलावती को जनेऊ विवाद के चलते सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन विवाद थम नहीं रहा है। बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। एक तरफ कांग्रेस सरकार मुसलमानों को आरक्षण का तोहफा देती है, दूसरी तरफ ब्राह्मणों के जनेऊ और कलावा उतारने को लेकर विवाद होता है। इस पर बीजेपी नेताओं ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कर्नाटक के अंदर एक माहौल खड़ा किया गया, एक इकोसिस्टम बनाया गया, जिसके चलते वहाँ पर स्कूल्स के जो अधिकारी हैं उन्होंने बच्चों को जनेऊ उतारने के लिए बाधित किया। दिखता है कि कर्नाटक सरकार की जो अपीजमेंट की पॉलिसी है उसके चलते ये इकोसिस्टम खड़ा हुआ है। जवाब तो राहुल गांधी को देना चाहिए, जो कि अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं। एक अजीब विडंबना भारत में चल रही है, खास करके कांग्रेस के राज्यों में। मुझे लगता है कि तुष्टीकरण में इतना नहीं डूबना चाहिए कि जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, जिस पे हर व्यक्ति को गर्व होता है, उसके साथ छेड़छाड़ किया जाए। ये संकीर्ण और संकुचित मानसिकता का जिसने भी हरकत करी है उसने उदाहरण पेश किया है।
The student who had come to write the examination had worn a sacred thread, that is Janivara. Nobody has got the right to ask him to remove that. It is a religious belief and his faith, and it has to be respected. So this government, especially the Congress government, after coming back to power, has given sweeping powers to the authorities to do all those things. एग्जाम सेंटर्स में छात्रों के जनेऊ उतरवाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा खोला हुआ है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी और वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी प्रतिक्रिया दी है। यह तो पूरी तरह ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार नहीं है, मुगलियों की सरकार है। इस तरह की सोच, इस तरह की तरीके, आखिर ये बताइए जनेऊ क्या बिगाड़ रहा है भाई? जनेऊ पहन के वो भी बताओ, जो आदमी परिधान पहनता है तो परिधान के नीचे होता है जनेऊ। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें वो दर्शाता है कि इनके अंदर हिंदू सनातनियों के प्रति कितनी घृणा है, उसके प्रतीकों के प्रति कितनी इनकी घृणा है। तो यह बहुत ही निंदनीय है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। सरकार को निश्चित रूप से माफ़ी मांगना चाहिए, तमाम सनातन धर्मियों से, हिंदुओं से, उस बच्चे से माफ़ी मांगना चाहिए और उसको तत्काल जो है उसकी जो मानहानि हुआ है, एक तो उसकी भी हुआ है, धर्म की भी मानहानि हुआ है, उसका प्रायश्चित करना चाहिए और उसको तुरंत जो है जो भी उसको विशेष रूप से जो व्यवस्था देनी चाहिए, जो परीक्षा छूट गया है उसको परीक्षा दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए और भी जो चीज़ उस बच्चे की मांग है उसको पूरा की जानी चाहिए। Authorities conducting the CET examinations have indulged in removing the sacred thread worn by the Brahmin students. So therefore the students have protested about this particular action, and more fully, one of the student has held the dignity of the community more important and has walked out even without writing the examination in protest against the conduct of the authorities. And in particular, few students were forced to remove the sacred thread, and the sacred thread was cut by the security people. Therefore, in this connection, the district Brahmin community authorities, our taluk presidents and district presidents and their leaders have indulged in conducting protests throughout the state, and this has developed into a very serious controversy. The state of Karnataka has not taken the respective action against the people who have made error in judgment in this particular act, in this matter. तो सवाल यह कि क्या कर्नाटक में सेकुलरिज्म है या सरकार सेकुलरिज्म की राह पर चल रही है या अपीसमेंट की जा रही है? मुसलमानों को आरक्षण और जनेऊ के नाम पर टेंशन, आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या कर्नाटक में तुष्टीकरण के लिए टारगेट पर है ब्राह्मण? और सवाल यह है कि जनेऊ विवाद पर आखिर सिद्धारमैया सरकार खामोश क्यों है? क्या कांग्रेस के जनेऊधारी नेता इस मुद्दे पर कुछ बोलेंगे? बातचीत करने के लिए सूर्य मैथिल, नेता बीजेपी, निजाम फौजदार, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी, साबिर अली, नेता टीएमसी, आचार्य एचएस रावत, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले मैं रावत सर आपका ही रुख करना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा कि एज अ धर्मगुरु, एज अ हिंदू, आप कर्नाटक को कैसे देख रहे हैं फिलहाल? देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अपनी वोटों की राजनीति के लिए इतने गिर सकते हैं, उनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। उनको मुसलमानों की वोट बैंक वहाँ कर्नाटक के अंदर चाहिए। उन्होंने वहाँ पर आरक्षण दिया। जब देश का बंटवारा हुआ था तो आरक्षण की कोई बात नहीं थी संविधान में कि मुसलमानों को दिया जाएगा। मुसलमानों को कहा गया था कि आप चले जाइए वहाँ पर, ये नहीं गए। और जो यहाँ पे रह गए तो उनको संविधान का अधिकार बनता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना देश मांग लिया था। लेकिन फिर भी कांग्रेस की हमदर्दी हमेशा से इनके साथ रही है और उन्होंने वादा भी किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपको आरक्षण भी देंगे। तो ये कि हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। इन पार्टियों को आने वाले समय में आज से 50-100 साल बाद जयचंद की उपाधि दी जाएगी कि ये जयचंद के वंशज हैं। इन लोगों ने हिंदुओं की हत्याओं के लिए, हिंदुओं के साथ दोहरे व्यवहार करने के लिए उनको बहुत सताया है, आज तक सताते रहे और जहाँ जहाँ भी इनकी सरकार है सता ही रहे हैं। आज भी बंगाल का हाल देख लें, कर्नाटक में देख लें। जनेऊ विवेक जी एक बार धारण होता है जीवन में, विवाह 2 बार हो सकते हैं, 3 बार भी हो सकते हैं अगर शादी टूट जाए।
लेकिन जनेऊ दोबारा धारण नहीं होता, जनेऊ की एक परंपरा होती है। इनको ये नहीं पता जनेऊधारियों को कि आप किस प्रकार से किसी के जो धार्मिक आचरण है, संस्कार है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसको कैसे रोक सकते हो आप? है? आप मुसलमानों की टोपी रोक करके दिखाइए, उनकी दाढ़ी कटवा के दिखाइए, आप एक शब्द बोल के दिखाइए उनके खिलाफ, आग लगा देंगे। लेकिन क्या होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। अगर हिंदू भी इसी प्रकार से डरावनी नीति रखता तो शायद ये स्थिति पैदा न होती। हिंदू उदारवादी है, हिंदू सरल है, सहज है, सौम्य है, भला करना सिखाता, चींटी को भी आटा देता है। लेकिन जहां इस प्रकार की मानसिकता होगी पार्टी की, वो उचित नहीं है। सर, मेरे साथ कांग्रेस के निजाम फौजदार सर जुड़े हुए हैं, उनसे ही सवाल ले लेते हैं। निजाम फौजदार जी, क्या होता है जनेऊ? जी, फिर से अपना सवाल पूछिएगा। जनेऊ क्या होता है जो उतरवाया गया कर्नाटक में? आप ना ये मुझे पॉलिटिकल स्टेटमेंट पूछेंगे तो मैं जवाब दे सकता हूं। अगर मेरी जानकारी के लिए आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं। एक सेक्रेड अपने धर्म के आधार पर, अपने बिलीफ के आधार पर, अपने आस्था के आधार पर एक कस्टम्स के हिसाब से वो धागा जो बांधते हैं अपने शोल्डर से लेके अपने कमर तक, उसको मरते दम तक एक ब्राह्मण या जो भी जात वाले जो हैं, धर्म वाले हैं, वो अपने बदन पे रखते हैं। जब जब उसका एक वक्त होता है जहां पे उतारना पड़ता है, तब उतार के उसका एक कस्टम होता है, उसके हिसाब से वो निकाल कर रखते हैं, फिर से वापस पहन लेते हैं। तो आप अगर मुझे ये पूछ रहे हैं कि जनेऊ एक बार आपने अगर जनेऊ एक बार उतार दिया तो वो अपवित्र हो जाता है, फिर आपको नया जनेऊ धारण करना पड़ता है। जनेऊ आप उतार नहीं सकते किसी भी जगह पर, ये मान्यता है। खैर, मैंने आपसे इसलिए पूछा, मैं आपकी जानकारी के लिए नहीं पूछा, आपकी जानकारी अच्छी लगी मुझे। लेकिन जब आपने कहा कि सेक्रेड है, जब आपने कहा ये पवित्र है, जब आपने कहा कि मान्यता के धर्म के हिसाब से है, तो धर्म के पालन का अधिकार तो संविधान देता है ना, कर्नाटक की सरकार तो नहीं देती है। देखिए, एक बात को याद रखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी संविधान के साथ चलने वाली पार्टी है। हम समझते हैं कि हर एक धर्म में जो हर एक कस्टम होता है वो एक सेक्रेड लेवल पे ही होता है। वो सेक्रेडनेस जो होता है, उसी सेक्रेडनेस इस देश को एक रखता है। तो आप कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जहां पे रूल करती है, जहां पे उसकी सरकार है, वहां पे नहीं हो रहा है, जहां पे बीजेपी है वहां पे बहुत भव्य तौर पे होता है, ये बात गलत है। नहीं, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। अभी जो पहले नहीं अभी जो भाई साहब जो कह रहे थे, आप मेरे से पहले जो बातें कर रहे थे, जो बातें अपनी रख रहे थे, मैं वहां पे रखना चाहूंगा कि देखिए, आप ये इंसिडेंट क्यों हुआ, ये वारदात क्यों हुई, होनी थी या नहीं होनी थी, क्यों हो गई, इसके बाद क्या करना चाहिए, आने वाले वक्त में इसको होने से कैसे रोका जा सकता है, मैं समझता हूं इस बात पे चर्चा होना चाहिए। ये बंटवारा कैसे हुआ, टू नेशन थियोरी पे आएंगे। नहीं, मैं उसका जवाब चाह ही नहीं रहा सर। कैसे बहस करेंगे? मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये टॉपिक है ही नहीं सर। मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहा सर। होता है जी फौजदार भाई, मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहा। किसी ने क्या कहा नहीं कहा, मैं उस पर जा ही नहीं रहा। मैं तो बस आपसे पूछ रहा हूँ, कर्नाटक सरकार ने इस मामले में क्या एक्शन लिया है? क्या उन छात्रों को दोबारा अपीयर होने के लिए कहा गया है? क्या उन छात्रों के एग्जाम्स जो रद्द हुए हैं, जिनको एब्सेंट बताया गया जबकि वो मौजूद थे, उसमें क्यों नहीं फौरन एक्शन हुआ? क्यों इतना लेट हो रहा है? जी, एक्शन तो उसमें शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं, सो कॉल्ड जो जानकारी मिले, कह रहे हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करके बात करेंगे। अरे भाई, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। देखिए, उनके अलग से एग्जाम की व्यवस्था करा दीजिए भाई। जिसके ऊपर कोई भी इनजस्टिस होता है, जहां पे इंसाफ नहीं मिलता है, वहां पे हमारी सरकार इंसाफ देगी। प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, रूल बुक के तहत क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, मंत्री और मुख्यमंत्री मिलेंगे, बैठेंगे, जहां पे उनको कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको कैसे एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, कैसा एक हम मौका दे सकते हैं, उसके बाद बातचीत होगी। हम उनको हेल्प करेंगे। उन बच्चों को नहीं होना चाहिए था, हो गया है। बहुत बार हमने देखा है कि लोगों के आस्तीन कट कर देते हैं, उन बच्चों को एग्जाम में प्रवेश होने से रोका जाता है। मैं समझता हूँ इन चीजों में ये गलत हुआ है, होना नहीं चाहिए था। उन ऑफिसर्स के ऊपर, उन सिक्योरिटी के लोगों पर एक्शन लिया गया है।
उनके ऊपर एफआईआर की जाएगी, उनके ऊपर कानूनी तौर पे उनको क्या सजा दे सकते हैं वो दी जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है, जहां जहां कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार है, जहां जहां कांग्रेस पार्टी है, वहां पे हर धर्म के लिए, हर जात के लिए, हर वर्ग के लिए हम लड़ते रहेंगे। उनकी जो इक्वालिटी जो है, समानता जो है, हम उनको देते रहेंगे। ये समानता थोड़ी हजम नहीं हो रही सर, मैं आपसे इस पे दोबारा सवाल लूंगा, लेकिन आपने कहा कि जो भी रूल होगा, जो भी रूल बुक देखेंगे, जो भी प्रोटोकॉल होगा उसको फॉलो करते हुए फैसला लिया जाएगा। जनेऊ उतरवाना और क्लास में घुसने नहीं देना, कलावा कटवाना किसी रूल बुक का हिस्सा तो नहीं रहा होगा? उस पर तो किसी सीएम से या डिप्टी सीएम से या एजुकेशन मिनिस्टर से डिस्कस तो नहीं किया गया होगा? सूर्य मैथिल जी, आपका एक रिएक्शन जवाब दे सकता हूं क्या? मैं जवाब दे सकता हूं। ये कोई बीजेपी की साजिश भी हो सकती है। बीजेपी के लोग उस सिक्योरिटी में होंगे कि हम ऐसा कंट्रोवर्सी करेंगे और सारे देश में बवाल कर देंगे। तो इसको इन्वेस्टिगेशन, सर ये छोटे से बच्चे, 12-14 साल के बच्चे, क्या बात कर रहे हैं आप? बीजेपी की साजिश है। सिक्योरिटी वाले जो थे, सिक्योरिटी जहां पे थी, वो सिक्योरिटी के लोग किस पार्टी से, किस बीजेपी के संगठन से वो राब्ता रखते हैं, किसी को मालूम नहीं। हो सकता है कि बीजेपी की ये डीपर कॉन्स्पिरेसी हो कि ऐसा। आप फिर कहेंगे कि ये बच्चे बीजेपी के एजेंट हैं? हो सकता है ये बच्चे बीजेपी के एजेंट हैं। बच्चों को, किड्स, ये बच्चे और बेसिकली ये विक्टिम्स हैं, ये विक्टिम्स हैं बच्चे। लेकिन जिन्होंने ये किया, हो सकता है ये सवाल बहुत बड़ा हो सकता है। ये सर इजी स्केप है सर, साजिश हो सकती नहीं ऐसा नहीं कह सकते सर। आपकी सरकार है, आप इन्वेस्टिगेशन कराइए ना, आप हवा में बात क्यों कर रहे हैं? प्रभावित करना चाहती है फौजदार भाई, आपकी गवर्नमेंट, आप इन्वेस्टिगेट कराइए ना। आपको अभी तक पता हो जाना चाहिए था कि वो बीजेपी के एजेंट है कि क्या है। कैसे करेंगे ये? ऐसा तो नहीं कर्नाटक में बीजेपी की सरकार आपको पता नहीं चलने दे रही है? आपकी सरकार है सर, पुलिस आपकी है, इंटेलिजेंस आपका है, सब कुछ आपका है। आप 2 मिनट में पता लगा सकते हैं। हम पता लगाएंगे, अभी पूरी तह तक हम जाएंगे, जहां तक गहराई में, जहां पे ये कॉन्स्पिरेसी हुई है, उस कॉन्स्पिरेसी को भी निकालेंगे। या किसी से गलती है। भैया आप सुन लो जरा थोड़ा सा, आपकी कॉन्स्पिरेसी की असलियत मैं जरा यहाँ बता देता हूँ आंकड़ों के साथ। कौन सी? आप अरे सुनिए ना निजाम भाई, अब सुन लीजिए। क्या आप बोलिए थोड़ा सा, ये आप बंद हो जाएंगे जरा? पता चल गया है। अरे भैया भाषण देने के लिए नहीं बुलाया यहाँ पर। अरे भाषण मत दीजिए यहाँ बैठकर। और प्रवक्ता पूरे कॉन्स्पिरेसी को जानते हैं। आप बताइएगा कि आपको कैसे पता चला? पर्सनल अटैक मत कीजिए प्लीज, पर्सनल अटैक मत कीजिए। टॉपिक पर आइए। बताइएगा कि सूर्य मैथिल जी टॉपिक पर आइए। मैं फौजदार जी आपके पास वापस आ रहा हूँ, एक बार मैं इनका जवाब ले लूँ। आ रहा हूँ आपके पास वापस। धन्यवाद। लगातार पूरे समय केवल और केवल बीजेपी की साजिश और बीजेपी की साजिश। कर्नाटक सरकार के अंदर वही तो चल रहा है। अरे सुन लीजिए ना भैया, आपके बीच में बोला था क्या मैं? इतनी तो गरिमा रखी है डिबेट की। अभी क्या कर सकते हैं? अभी तो कुछ बोला ही नहीं मैंने। जरूरत है। अभी तो मैंने आंकड़े ही नहीं दिए, तो आप बौखला रहे हैं। जब आंकड़े कौन से आंकड़े देंगे? आपके आंकड़े मैं अरे सुन तो लीजिए फिर, आपकी ज़बानी में कोई बात नहीं होती है। इस प्रकार से डिबेट फौजदार जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार जवाब आने दीजिए, देखते हैं क्या कह रहे हो सूर्य। जब तक ये पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे तब तक ये बोल पाएंगे। जब पर्सनल कमेंट करेंगे, व्यक्तिगत बात करेंगे, तो मैंने पहले रोका उनको कि आप पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे, फैक्ट पे बात करेंगे। चलिए सूर्य मैथिल जी। मैं भी बोलना जानता हूं और आपको बोलने भी नहीं दूंगा पूरी डिबेट में, ये याद रखना। कोशिश तो धमकाने की जरूरत नहीं है करिएगा। अरे आप टॉपिक पर आइए ना सूर्य मैथिल जी, टॉपिक पर आइए। कोशिश करके देखिएगा, मुझे रोक कर बताइए। सूर्य मैथिल जी टॉपिक पर आइए, टॉपिक पर आइए प्लीज। हाँ, लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी की साजिश को कह रहे हैं। अब जरा मैं कुछ आंकड़े दे देता हूं। 4% रिजर्वेशन धर्म के आधार पर मुसलमानों को कहां मिल रहा है? कर्नाटक में मिल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अल्पसंख्यकों को, उसमें ज्यादातर 90% मुस्लिम्स हैं, 95% मुस्लिम्स हैं। चौपहिया वाहन खरीदने के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी यदि कहीं मिल रही है तो वो कर्नाटक सरकार के पास से मिल रही है। 150 करोड़ रुपए, अभी की बजट की बात कर रहा हूं, 150 करोड़ वक्फ संरक्षण के लिए और 100 करोड़ उर्दू स्कूलों के लिए किसी ने दिया? कर्नाटक सरकार ने दिया। उसके अलावा 445 करोड़ रुपया कर्नाटक सरकार के पास में रेवेन्यू आया मंदिरों से, और उसमें से 330 करोड़ रुपया इन्होंने मैं ये कहूं वक्फ को और साथ में चर्चों को दिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि हिंदुओं के मंदिरों से आप चढ़ावा लेंगे और उठा के उसको वक्फ को दे देंगे और चर्चों को दे देंगे, और अब आपके शासन में इस प्रकार से
आप बार बार बोल रहे हैं बीजेपी की साजिश, आपका कंडक्ट दिखाता है कि आप वहां कर क्या रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, वहां पर जो नीचे से ऊपर तक हर जगह केवल सनातनियों का अपमान करने की जो साजिश है वो सूर्या, अरे भाई अब बंद कर देते हैं, आपकी बात करते हैं। आप जनुधारी की बात हो रही थी, आप आ गए मुसलमान और हिंदू पे। यहीं पे आपकी साजिश दिखती है कि यहीं पे आपकी साजिश दिखती है कि ये आप किसी को न्याय नहीं दिलाना चाहते हैं, आप यहाँ पे बवाल करना चाहते हैं कि मैं बताता हूँ आप लोगों के शासन में सनातन का कलावा उतरता है, आपके शासन में सनातन का जो जनेऊ है वो उतरता है। और सुनो मिस्टर फौजदार, सनातन के अंदर जो हमारे 16 संस्कार हैं उनमें से एक जनेऊ संस्कार भी आता है जो जीवन में केवल एक बार होता है। जिस प्रकार आपकी सुन्नत होती है, उसी को सुन्नत हम होती है एससी को भी देते हैं, ओबीसी को भी उसी प्रकार हमारे यहाँ पर जनेऊ संस्कार जो है वो एक ही बार होता है। क्या कारण है केवल हिंदुओं के जनेऊ उतरवाए जाते हैं, हिंदुओं की कलावा उतरवाया जाता है, किसी मुसलमान का टोपी उतरवा के आपने कभी भेजा है क्या अंदर, या किसी का बुर्का हटा के भेजा है क्या आपने? यहाँ बैठकर केवल हिंदुओं की सुपारी ले रखी है कांग्रेस ने। कांग्रेस के हर राज्य के अंदर लगातार मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है, हिंदुओं का अपमान हो रहा है, सनातन का अपमान हो रहा है। जिंदा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार की 10 साल में आपने इस देश का बेड़ा गर्क करके रखा है। आप मुझे बताइएगा कि ये आपका असली चेहरा जी, मुझे हिंदू काम करते हैं। अब मैं सुनिए, मैं कर्नाटक सरकार के बजट के बारे में बात कर रहा हूं, बताता हूं। एससी डिपार्टमेंट को हमने 50,000 करोड़ दिए हैं, जहां पे बहुत ही पिछड़ी जात से जो आते हैं उनको कार के लिए, ऑटो के लिए, टैक्सी के लिए, उनको जेरॉक्स शॉप खोलने के लिए, उनकी उद्योग के लिए हम पैसा देते हैं। उसी तरह हम अल्पसंख्यक को भी देते हैं। उसी तरह 50,000 करोड़ हमने ओबीसी को भी दिए हैं। ओबीसी यानी पिछड़ी जातों को भी हमने दिया है। आप कौन सा दिए? आप बताइएगा मुझे, कौन से आंकड़े आपके पास है? आप मुझे बताइएगा बाकी मेहमानों का रुख करो, बाकी मेहमानों का रुख करो, एक एक करके सर, एक एक करके 10 साल में एक एक करके साबिर अली को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, पाकिस्तान बना, एक एक करके सर, एक एक करके बच्चों पे मैथिल जी, भाई साहब मुझे खत्म करने दीजिए, निजाम फौजदार जी, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, साबिर अली जी, 2 सेकंड, साबिर अली जी, 2 सेकंड मुझे खत्म करने दीजिए। ठीक है, बोलिए। मैं चाह रहा था कि आज चर्चा ये जो बच्चे एग्जाम जा नहीं पाए, आपकी बात आ गई, उनकी बात आ गई, कहने दीजिए, उनकी बात कहने दीजिए। मैं पूछ लूंगा, आप आज हम चर्चा करना चाह रहे थे कि 2 बच्चे या 4 बच्चे एग्जाम में और उनके परीक्षा में प्रवेश हो नहीं सके, उनके ऊपर मानसिक तौर पे क्या प्रॉब्लम हुए हैं, उनके ऊपर क्या टेंशन हुआ है, हम उस पे चर्चा करना चाह रहे थे। हम इस रूल बुक को कैसे सही कर सकते हैं, उसको कैसा सीधा कर सकते हैं, उस पे चर्चा करना चाह रहे थे। आप आते हैं सीधे मुसलमान पर। सर एक एक करके, सर एक एक करके, सर एक एक करके, एक एक करके, इसी कर्नाटका सरकार ने 50,000 करोड़ बजट में एससी डिपार्टमेंट को दिए। इसी सरकार ने ओबीसी डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन को 50,000 करोड़ रुपए दिए ताकि अपीसमेंट का आरोप तो है ना आपके ऊपर, और दूसरी तरफ जब दूसरी देखिए, हम उनको उद्योग देना, मैटर ऑफ द फैक्ट क्या है निजाम फौजदार जी, ये बात प्लीज काम डाउन, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं एलिगेशन तो है आपके ऊपर, एक तरफ जहां मुस्लिम अपीसमेंट की खबरें सामने आती है, वहीं दूसरी तरफ जनेऊ उतरवाने की खबरें सामने आती है। अभी 3 हफ्ते पहले क्या हुआ, कर्नाटक के एक स्कूल में 9वीं की छात्रा ने बुर्का पहनने से स्वर्ग में जाएंगे इसका मॉडल पेश किया, उसके ऊपर क्यों कार्रवाई? एक सेकंड सुनिए ना सर प्लीज, अब ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा ना, आप सुनेंगे नहीं, मैं बोलूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, आप बोलेंगे, क्या फायदा है? मैं ये कह रहा हूं, अभी कर्नाटक में एक स्कूल से बुर्का का मामला सामने आया, इसके पहले बुर्का वाला मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जनेऊ हटाने वाला मामला तो कहीं नहीं है। इवन सरकार कॉग्निजेंस लेने के लिए तैयार नहीं है, इवन सीएम कुछ कहने को तैयार नहीं है अभी तक। जब एक तरफ मुस्लिम अपीसमेंट का आरोप लग रहा है, दूसरी तरफ जनेऊ उतरवाए जा रहे हैं, तो सवाल पूछे जाएंगे ना फौजदार जी। एक सेकंड रुकिए ना सर प्लीज, सूर्य मैथिल जी मैं जवाब ले ले रहा हूं प्लीज, आप रुक जाइए। आंकड़े नहीं है,
मेरे आंकड़े आप कर्नाटका सरकार के आंकड़े सूर्य मैथिल जी एक सेकंड, सूर्य मैथिल जी एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। मस्जिदों से टैक्स ले रहे हो। कॉर्पोरेशन को अरे एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। आप ब्राह्मण कॉर्पोरेशन को कितने पैसे दिए इस कर्नाटका बजट में, ये बताइएगा। आपके पास आंकड़े हैं ना, जनेऊ बताइए। क्यों उतरवाया गया आप छात्रों का बताइए ना, सवाल इस बात को लेकर जो है। लोग जनेऊ पहनते हैं, अरे जो भाई, लोग जनेऊ पहनते क्यों हैं, उतरवाया उनके लिए गया? कर्नाटक में एक ब्राह्मणों का एक कॉर्पोरेशन बनाया गया। उस कॉर्पोरेशन को बताइए, ये भाई साहब को पूछेगा वहां पे हमने बजट में कितना पैसा दिया है, बताने दी, बोलने जनेऊ सर, आप स्क्रीन पे नहीं सर, एक सेकंड। जनेऊ सर, जनेऊ क्यों उतरवाया गया? सिंपल सा सवाल है, चिट्ठी पढ़ के आते हैं, जनेऊ क्यों उतरवाया गया सर? अरे, जनेऊ क्यों उतरवाया गया? हमने कहा कि इस प्रोटोकॉल का मिसयूज हुआ है, तो इस कोई अफसर लोग और कोई सिक्योरिटी लोगों ने कुछ आउट ऑफ द वे जाकर ऐसे काम किया है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। उसका इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसका एफआईआर होगा। साबिर अली जी और हाजी नाजिम खान कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन होगा, बीजेपी माहौल खराब कर रही है। टीएमसी के पास जा रहा हूं, साबिर अली जी वो हम दिलवाएंगे। और हाजी नाजिम जी, एक सेकंड में वापस आ रहा हूं। साबिर अली जी कह रहे हैं बीजेपी माहौल खराब कर रही, कर्नाटक में भी। भाई कर्नाटक में भी बीजेपी माहौल खराब कर रही, पश्चिम बंगाल में भी आप कहेंगे बीजेपी माहौल खराब कर रही है, यूपी में भी बीजेपी माहौल खराब कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी माहौल खराब कर रहा है। अभी इस तरीके से बीजेपी और भी जो दिगर लोग हैं, लोग प्रेजेंटेशन कर रहा है कि पूरे हिंदू समाज का ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी ले चुका है। जैसे आप देखिए, बंगाल में अगर कोई मंदिर का इनॉग्रेशन होता है, अभी जगन्नाथ मंदिर का बहुत बड़ा इनॉग्रेशन है बंगाल में, उसको नहीं दिखाया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले कालीघाट में कितना बड़ा स्काई वॉक इनॉग्रेशन किया, उसको नहीं दिखाया जाएगा। यहाँ पर हिंदू संप्रदाय के लिए दुर्गा पूजा इतना सुंदर से मनाया जाता है, उसको नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन अगर ममता बनर्जी रेड रोड की नमाज में मुसलमानों का इसमें चला जाए तो उसको बढ़ चढ़ के दिखाया जाता है। देखिए मुसलमानों का, देखिए सवाल ये भी है, सवाल ये है, क्या जनेऊ की जगह अगर बुर्का उतरवाया गया होता, टोपी उतरवाई गई होती, दाढ़ी उतरवाया गया होता, तो क्या विपक्ष इसे बर्दाश्त करता? मेरा बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी स्टेट में क्या क्या नहीं उतार दिया जा रहा है। खुलेआम मस्जिद, दरगाह, मंदिर को तोड़, जैन मंदिर को तोड़ दिया बॉम्बे म्युनिसिपालिटी में, उस पर चर्चा की नहीं कीजिएगा। खुलेआम मस्जिद, मंदिर तोड़ दिया जा रहा है। यहाँ तो कपड़ा कौन सी मस्जिद तोड़ी गई? कर्नाटक का स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कुछ हुआ है तो उसकी जांच वहां की सरकार करेगी। लेकिन जहां सेकुलर सरकार है, जहां ऑपोजिशन सरकार है, वहीं पर हिंदू अगर अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है तो उसमें आपको आपत्ति है, लेकिन किसी का जनेऊ उतरवाया गया उसमें आपको आपत्ति नहीं है। उस पर कह रहे बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है। होना चाहिए, अगर जनेऊ उतारा है वो गलत किया गया है, वहां का प्रशासन उसका जांच करेगी, बिल्कुल करना चाहिए। उस पर क्यों मेरा अधिकार है, मैं जनेऊ पहनूं, नहीं तो विपक्ष इतना खामोश किया है, किस तरह का सेकुलरिज्म है? आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं ना, पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो जाता अगर बुर्के को लेकर कोई बात हो जाती, हिजाब को लेकर कोई बात हो जाती, अगर इस्लाम को लेकर कोई बात हो जाती, पूरा विपक्ष एक तरफ होता, हंगामा कर रहा होता। किस बात का सम्मान भाई? हिंदुओं का किस बात का सम्मान? कोई सम्मान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को अपीज करने के लिए पॉलिटिक्स देखती है देश में। हमारा पार्टी इस पे खड़ा है, अगर मुसलमानों के साथ भी हो रहा, ईसाइयों के साथ भी हो रहा, सिख कम्युनिटी के साथ भी हो रहा, हम सब उस पर बात करेंगे। कहीं भी सांप्रदायिकता नहीं होना चाहिए भारतवर्ष में, क्योंकि भारत के संविधान ने अधिकार दिया है सब धर्म के सम्मान हो। अभी एक प्रवक्ता ने बोला कि पाकिस्तान बन गया, उन लोगों को चले जाना चाहिए। क्यों चले जाएंगे? हमारा देश है, हम लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दिया, हम लोगों ने देश के लिए आजादी लड़ा। जिसको पाकिस्तान से तो किया, हम लोग तो पाकिस्तान को नहीं किया, हमने तो पाकिस्तान ने इनकार किया, हमको जिन्ना को बॉयकॉट किया, हमने तो हिंदुस्तान में गांधी को माना, हमने हिंदुस्तान में नेहरू को माना। तो ये देश हमारा है। आज सवाल क्यों उठाएगा भारतीय जनता पार्टी? हम लोग से क्यों आजादी का सवाल माना? तो उनका अधिकार क्या है पूछेगा? स्क्रीन पे नहीं सर, मैं हाजी नाजिम को जा रहा हूं जी। अंग्रेजों ने दलाली किया नहीं, पाकिस्तान किसका है? एक सेकंड, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात को लेकर है, क्या सभी धर्मों का सम्मान पॉलिटिकल पार्टीज में एक जैसा है? सुनिए एक सेकंड, क्या सभी धर्मों के लिए पॉलिटिकल पार्टीज में सम्मान एक जैसा? हाजी नाजिम। हाँ, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, अभी सेकुलरिज्म की बात हो रही थी, और देखिए मुल्क के संविधान की जब बात होती है हम लोगों को बड़ा फ़ख्र होता है। अभी आपके टीवी डिबेट पे 2 पॉइंट रखे थे, लेकिन किसी ने भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई, क्योंकि मैं बड़ी ध्यान से सुन रहा था, लेकिन किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। लेकिन हाजी नाजिम संविधान को मानता है, इसलिए देखिए आपत्ति दर्ज होती है। अभी क्या बात हुई थी कि जिन्होंने पार्टीशन
कराया था वो वहां चले गए, और जो भारत में रह रहे हैं उनको संवैधानिक अधिकार नहीं है। पहली आपत्ति मुझे इस शब्द हुई। और दूसरी आपत्ति जो मुझे हुई यहां पर कि अगर मुसलमानों की दाढ़ी काट दी जाती तो भी भारत के अंदर आग लगा दी जाती। जब नेथे मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाती है तो भारत का मुसलमान कोर्ट की तरफ को जाता, आग लगाने नहीं जाता। मुझे देखिए आपत्ति हुई विवेक जी, ना तो आपने उन्हें रोका ना बाकी किसी पैनलिस्ट ने रोका। रोकना चाहिए था कि इस तरह की बातें जो भड़काऊ बातें थी, जो एक धार्मिक वक्फ संशोधन बिल को लेकर तो हुआ। हाँ, मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन हुआ, बाप बेटे को घर से खींच के मारा गया। हाँ, सरतन से जुदा के नारे इस देश में लगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगे। अब विवेक भाई आप मेरे संवैधानिक अधिकार की जो बातें जिसने करी है, सवाल भी आप इनसे जोड़ेंगे क्या? मैं सवाल आप इनसे बात जोड़ेंगे? मैं सवाल ना पूछूं? हाँ, आपका सवाल पूछने का आपका फंडामेंटल राइट है और मेरा जवाब देना मेरा भी फंडामेंटल राइट है, लेकिन जो इस तरीके की बात कर रहे हैं तो मैं उसके लिए कहना चाहता हूं कि देश को आप जोड़ने की बात करें। एक धार्मिक गुरु अगर इस तरीके की बात करें तो जाहिर सी बात है कि उनके दिमाग में एक समुदाय के प्रति कितनी नफरत चल रही है। वो ये चाहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमान न रहे। भाई भारत के अंदर हम लोग मरेंगे भी जिएंगे भी इंशाल्लाह यहीं पे, और यहीं से छोड़ के नहीं जाएंगे। मुर्शिदाबाद मैटर को फिर डिफाइन कर दीजिए। आप इतना अगर प्रेम सौहार्द की बात कर रहे हैं, आप मुर्शिदाबाद मैटर को मेरे पास सामने दर्शकों के सामने 2 लाइन में डिफाइन कर दीजिए। चलिए मैं आपको 2 मिनट देता हूं, पूरा आप डिफाइन कर दीजिए। हाँ विवेक भाई देखिए, ये जो गंगा जमुनी तहजीब की बात आप कर रहे हैं। हाँ विवेक भाई देखिए, जिस तरीके से आप मुर्शिदा की बात करते हैं, मुर्शिदाबाद की जो बात करते हैं, तो मुर्शिदाबाद की जो घटना घटी है हम लोगों को बड़ा दुख है भाई। आज का दौर चल रहा है, सुन तो लीजिए, मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ। कौन सा भाईचारा है? हाँ विवेक जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आप बताइए, हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर राम जी को तो दिखा दिया कि हाँ मेरे दिल में राम जी है। अब हाजी नाजिम खान कैसे अपना सीना चीर कर दिखाए कि हाँ हमारे हिंदू भाइयों के लिए दर्द है, हम लोगों को दर्द है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं तो पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ कि पूरी कम्युनिटी को दुख है कि अगर कहीं पे भी कोई घटना होती है उसका हम लोगों को दुख है। विचारधारा क्या है वो मुझे समझा दीजिए ना। ये किस तरह की मेंटालिटी है? इंटेंट क्या कहता है? हाँ विवेक, जहां पर स्ट्रांग होल्ड होगा पॉपुलेशन में, वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा। हाँ विवेक भाई, इस तरीके का भ्रम पूरे भारत के अंदर फैलाया जा रहा है। हाँ सुन लीजिए, भ्रम पूरे भारत के अंदर फैलाया जा रहा है। भाई मणिपुर की घटना भी तो याद कर लीजिए। हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो मणिपुर की भी तो बात होगी। मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है, मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है। मणिपुर के अंदर किस तरीके से एक महिला को निर्वस्त करके मणिपुर का मैटर अलग है भाई साहब। कहां मैटर है? मैटर है जब आप पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो हम मणिपुर की भी बात करेंगे, मणिपुर की भी बात करेंगे। अब आप डिबेट कर रहे हैं। नहीं देखिए, अब आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आप डिबेट नहीं। अगर मैं अगर बात करता हूं, अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो मैं मणिपुर की भी बात करूंगा। भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। क्या भारत का हिस्सा नहीं मानते? इसका मतलब क्या भारत का हिस्सा नहीं मानते? भाजपा की सरकार को बर्खास्त किया गया तो बंगाल की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, आप मानते हैं? बताइए। जिस राज्य में अगर जिस राज्य में भी अगर दंगे होते हैं तो वहां पर इस तरीके की घटना को हमारी केंद्र सरकार को बर्खास्त किया जाए ना चाहिए, या मांग कीजिए। अरे भाई मैं तो कहता हूं आपसे कि जिस सरकार को मध्य प्रदेश में भी एक घटना घटी, मध्य प्रदेश में घटना घटी मस्जिद के सामने, भाई उसकी भी सरकार की। और अभी कुणाल नाम का एक लड़का, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, सुन लीजिए मैथिल जी, आप हम लोगों की आवाज को नहीं दबा सकते। आप हम लोगों की आवाज को नहीं दबा सकते क्योंकि भारत का संविधान हम लोगों की आवाज बुलंद करने की हम लोगों को एक आपकी बात आ गई हाजी नाजिम रावत जी के पास जा रहा हूं। विवेक भाई देखिए, अभी सीलमपुर की बार बार घटना की बात कर रहे हैं तो मैं कहता हूं कि सीलमपुर की घटना हो या पश्चिम बंगाल की हो या किसी की, तो हम लोगों को दुख है। ये जो मारने वाला होता है वो दोषी होता है, उसका मजहब, उसका धर्म या मजहब ढूंढेंगे आप धर्म या मजहब ढूंढेंगे। अगर कोई मुस्लिम मैटर डाइवर्ट हो रहा है कर्नाटक से। देखिए कर्नाटक से कहा मणिपुर और कहां चले गए एक एक करके। मैं वापस कर्नाटक पर आइए और पूरे मैथिल जी जो बात आप कह रहे हैं इसमें आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। आप कर्नाटक पर उंगली उठा रहे हैं, पश्चिम बंगाल पर उंगली उठा रहे हैं। दिल्ली में जो लॉ अरेस्ट किया गया, दिल्ली में लॉ नहीं अरेस्टिंग की बात नहीं है। अरेस्टिंग पश्चिम बंगाल में भी हुई है, अरेस्टिंग कर्नाटक में भी एक्शन हुआ है। पश्चिम बंगाल में 250 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? 250 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए। एक सेकंड सुनिए मेरी बात, सुनिए। बात वो नहीं है, बात वो नहीं है, बात डर की है, पश्चिम बंगाल में बात भय की है। जो आप पलायन वाली बात आप कह रहे हैं, वो पलायन वाली बात जो आप कह रहे हैं उस पर
विवेक उस पर। भाई, एच.एस. आप रावत लोग जी, इस तरीके से कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, आप तो एक तथ्य सेकंड। में बात कर रहे हैं, झूठ ये बोल रहे हैं। रुक जाइए। आप तथ्य एच.एस. में बात रावत कर रहे जी, हैं, झूठ हाजी ये नाजिम बोल रहे हैं, स्क्रीन पे। ये देख एच.एस. लीजिए। रावत जी, एच.एस. रावत जी, नाजिम जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं एच.एस. रावत जी के पास जाता हूं। हाँ, मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर ये घटना घटी गई, इसकी पूर्ण जांच होनी चाहिए। जांच में ये पता चलना चाहिए आखिर जनेऊ उतारने का क्या कारण था। तो जब ये कारणों का पता चलेगा, कोई भी कारण नहीं हो अरे सकता। अरे सूर्य मैथिल जी, हम तो जांच की मांग करते हैं। अगर हम जांच की मांग कर रहे हैं तो इसमें क्या जनेऊ उतारने के, बुर्का उतारने के लिए जांच करवाएंगे आप? अगर बुरखे वालियों को भी रोका जाता है, नहीं, हिजाब बुरखे उतारने के लिए वालों आप को जांच भी की मांग रोका करेंगे? जाता है। अगर आप जांच की मांग जाते हैं, करेंगे? मैं ये कहता आइंदा हूं क्या कहीं करें, भी अगर बुर्का बुरखे उतारा वालियों जाए, को भी रोका जाता आइंदा है, कहीं भी जनेऊ बुर्का उतारा जाता है, तो आइंदा जांच कहीं भी होनी बुर्का उतारा चाहिए। जाए, क्या आप जांच की मांग करेंगे? देखिए, एजुकेशन के अंदर मजहब, एजुकेशन की नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब एजुकेशन दीजिए। के अंदर मजहब मत ढूंढिए। अब तो आप भाई, एजुकेशन के अंदर मजहब ढूंढेंगे तो अब तो क्यों बवाल होता है कि नहीं, तो मैं तो कह रहा हूं एजुकेशन के लिए मजहब मत ढूंढिए भाई। तो स्कूल अगर कॉलेज हमारे अच्छा ठीक है, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछा, उसका रावत जी के पास जा रहा हूं। जो भी लड़कियां बुर्का पहनकर स्कूल जा रही है, बोलिए वो गलत है इस्लाम के अंदर? हाँ, देखिए, मेरा मुल्क संविधान से चलता है, भारत के अंदर हाँ, कोई हाँ, सरिये वाली बात नहीं क्या है। बात है? हम मुल्क तो संविधान से चलता, हम लोग संविधान के अकॉर्डिंग तो चल रहे अरे हैं, सर, लेकिन आप बात कर रहे हैं। आप कहिए संविधान याद आता है एजुकेशन में क्या? धर्म का नहीं लाया जाना चाहिए, तो बुर्का पहनकर जाना गलत है। हाँ, देखिए, अभी आपने आज पीस पार्टी ये आदेश जारी कर रही है, विवेक भाई, ये डिमांड कर रही है। हाँ विवेक भाई, देखिए, एजुकेशन के अंदर अगर कोई भी एजुकेशन प्राप्त करता है ना, तो वो कोई भी धार्मिक चीज चाहे किसी भी समुदाय से आती हो बिल्कुल ना पहने, अपने आप एजुकेशन प्राप्त करिए। एजुकेशन के अंदर ना तो कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है, ना ढूंढने की कोशिश कीजिए। एजुकेशन एजुकेशन होती है। अल्लाह का शुक्र है, हाजी नाजिम खान ने तालीम हासिल करी है, तो हाजी नाजिम खान ने कभी भी धर्म महिलाएं नहीं लड़कियां देखा। बुर्का पहन के ना जाएं स्कूल कॉलेज। देखिए, कॉलेज का भी एक अपना वो होता है, ड्रेस कोड होता है। बहुत से कॉलेजों में अलाउ है, बहुत से में नहीं है। तो आप नहीं नहीं है लड़ेंगे ना नेक्स्ट टाइम से? अगर नहीं है तो रावत जी नहीं कुछ जाना कह रहे हैं। चाहिए। रावत सर, एच.एस. रावत सर। देखिए विवेक जी, मैं इनकी मुस्कुराहट से, हाजिम नाजिम की मुस्कुराहट से समझ गया था कि झूठ को छिपाने के लिए कैसी मुस्कुराहट कर रहे थे। देखो अभी भी पता है कि जवाब देने में सक्षम नहीं है। अभी पूछा विवेक जी ने, रावत कि जो जी, लड़कियां अब मैं कैसा हनुमान जी की तरह बुर्का सीना पहन के फाड़ के दिखा दूं आपको? भाई, ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में तो सीना फाड़ा नहीं जा सकता। अब बताइए, अगर आप कहो तो भाई मैं अपना सीना फाड़ का खुलेआम दिखा दूं कि हाँ देखिए, हम लोगों के दिल में देश के लिए क्या है, तो हम लोग देश के कितने वफादार हैं। लेकिन आप लोग तो देश तोड़ने की बात करते हैं, धार्मिक याद है द्रोह क्या? का। ओवैसी के वो शब्द याद है उस लड़की के लिए, भगवा के सामना जो कर रही थी बुर्के वाली लड़की, कहता जॉब दी जाएगी इसको। ये हिंदुस्तान की शेरनी है। उस मुस्कान को घेरने के लिए कौन कौन लोग थे, थोड़ा सा ये भी बोल दीजिए ना। अरे भाई, उसको रोका गया, फिर वहां पर किस तरीके से नारे लगाए गए, उसके बारे में बात कर दीजिए। लेकिन आप लोग धर्म को पहले ले आते हैं। भाई, धर्म से मुल्क नहीं चलता, मुल्क तो संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा, और इंशाल्लाह संविधान से ही चलेगा। बराबर का अधिकार की बात आती है, पीछे क्यों हट जाते हो? कॉमन सिविल कोड में पीछे क्यों हट रहे हो? चिल्लाते क्यों, फिर आंसू क्यों बहाते हो? अब ये जो आपकी हंसी है ना, अरे आचार्य जी, अरे जो टॉपिक है उस पर बात कीजिए भाई। जब वो टॉपिक आएगा तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन आप लोग, विवेक जी का इतना अच्छा सोच चलता है, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि विवेक जी के सोच से जो लोग बिल्कुल अपने वो होते हैं कि भी प्रभावित होते हैं, आप उन लोगों को रोकना चाहते हैं। ठीक है, सुन लेते हैं, रावत जी को सुन लेते हैं, उनकी बात पूरी हो जाने फिर मैं आ रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं। अरे तो पूरा तो कर ले पहले, उसके बाद आप काउंटर कर लेंगे। अरे झूठ सच बोल रहे हैं, उसको काउंटर कर लीजिएगा, पहले सुन तो ले। झूठ बोल के ये पहले सुन लीजिए ना उनको, पहले सुन लेते हैं। ये गलत बात कर रहे हैं। पहले सुन लेते हैं, सुन लेते संविधान की बात कर रहे हो तो संविधान ने वक्फ बोर्ड को बनाया है, तो विरोध क्यों कर रहे हो आप लोग? आप बोलो हम समर्थन कर रहे हैं वक्फ बोर्ड का, संविधान को मानने वाले हो ना आप, तो बोलो। अरे सुन लीजिए आचार्य जी, नहीं सुन अरे लीजिए, बोलो। अरे रावत जी, हम लोग तो संविधान को मानते हैं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाते हैं, तो भाई सुन लीजिए, आप हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भी ना भेजेंगे, लेकिन कुछ लोग तो सुप्रीम कोर्ट में भी सख्त टिप्पणी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहे हैं कि अपनी मर्यादा मानो। भाई, हम लोग तो वही लोग हैं। सुन लीजिए आचार्य जी, सुन लीजिए, हम वही सुप्रीम कोर्ट वाले हैं जो बाबरी मस्जिद का फैसला है, तो बड़े फख्र से हम लोगों ने तिलक को लेकर भी विवाद हुआ था। सुनिए एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट इससे पहले तिलक को लेकर भी विवाद हुआ था। रावत जी मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। हम संविधान को मानते हैं। रावत जी मैं आ रहा हूँ, मैं निजाम फौजदार जी के पास जा रहा हूँ। इससे पहले तिलक को लेकर विवाद, कभी जनेऊ को लेकर विवाद, कभी बुर्के को लेकर विवाद, कभी हिजाब को लेकर विवाद। जो बजट आया सर फौजदार भाई इस बार 25-26 का, इसमें 149 पेज का ये बजट था। इसमें
Congress government announced 500 crores for starting classes from pre-primary to PU, यानी कि pre-university at 250 Maulana Azad Model English Medium School of Non-Karnataka Public School Mode, page number 60 of budget speech. Strengthen of Urdu medium school by Congress government. Moreover, some 400 crores by allocated to strengthen 100 Urdu medium schools in Karnataka. इसके बाद repair and renovation of work properties, a sum of 150 crore was assigned for the purpose. Page number 61. At the same time, 1,000 crore has been earmarked for the action plan prepared under the Chief Minister's Minority Colony Development Program. Development of Hajj Bhavan by Congress government. Page number 62 for Haji pilgrims. And freebies to appease Muslim community. Karnataka Congress government also announced 50,000 for couple belonging to economically backward Muslim communities. तो सर ये एक और है कि भाई सिद्धारमैया informed that the honorarium for muezzins will be increased 5,000 per month, while the honorarium for pesh imams of mosque will 6,000 per month. Page number 63. और भी बहुत सारा, कितना ही पढ़ूं मैं. इसलिए मैं कहता हूं सर ये आपकी नीतियां सवालों में है बार बार. वो 4% ठेके वाला मामला तो है ही जो मुसलमानों को 2B कैटेगरी में दिया गया है, और उसके बाद ऑल ऑफ सडन आता है कि भाई जनेऊ से प्रॉब्लम हो गया, जनेऊ उतरवा दिए, कलावा से प्रॉब्लम है, कलावा उतरवा दिए, टीके से प्रॉब्लम है, टीका मिटवा दिए. तो ये सवाल पूछे जाएंगे विवेक भाई, फौजदार भाई, ये सवाल पूछे जाएंगे भाई. विवेक भाई, कितने करोड़ कहा था आपने मुस्लिम स्कूल्स के लिए? मुस्लिम स्कूल्स के लिए, माइनॉरिटी स्कूल्स, मौलाना आजाद स्कूल्स के लिए मैं बता रहा हूं सर, 100 करोड़ इन प्रेजेंट ईयर आउट ऑफ द अपग्रेडेशन कॉस्ट ऑफ 400 करोड़ फॉर प्रोवाइडिंग 100 करोड़ ना विवेक भाई? 100 करोड़ करेक्ट, 100 करोड़. हाँ, लेकिन इसके ऊपर वाली बात बताता हूं. हमने करीब 40, सॉरी सर, ये करेक्शन है सर. मोरओवर सम ऑफ 400 crores वर allocated to strengthen 100 उर्दू. 100 स्कूल के लिए 400 करोड़ रुपए. हाँ, 400 करोड़ करेक्ट ना भाई? 100 स्कूल के लिए 400 करोड़, यानी और मौलाना आजाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए 500 करोड़. मीडियम स्कूल वो 500 करोड़ अलग है, ये 400 करोड़ अलग है. 900 करोड़, 900 करोड़ ना, सही बात है ना? टोटल 900 करोड़. लेकिन मैं नहीं, और भी बाकी सारी है ना, और भी मैंने आपको गिनाया वक्फ बोर्ड के रेनोवेशन के लिए, लेट मी आई विल कम टू इट, मौलानाओं के लिए, हाजियों के लिए. भी आऊंगा. बोलिए. अरे मेरे भाई, वहां पे भी आऊंगा. बोलिए. लेकिन 2025-26 के कर्नाटका का ये बजट का की एजुकेशनल बजट करीब 45,000 करोड़, 45,286 करोड़. दैट मीन्स पूरे स्टेट के एजुकेशन को सुधारने के लिए, जहां पे कर्नाटका पब्लिक स्कूल के लिए 2,500 करोड़ दिए गए, अपग्रेडेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 800 हिंदुओं के लिए क्या है सर? करोड़ दिए गए सर, हिंदुओं के लिए क्या है? गवर्नमेंट एक सेकंड, वही हिंदूज के लिए, एक सेकंड सर, एक सेकंड भाई, हिंदूज के लिए स्पेसिफिकली नहीं सर, एजुकेशनल ये सर, ये घुमाने वाली बात सर. पूरे मैसेज जी से रुक जाए ना, मैं बात कर रहा हूं प्लीज. वहीं पे मुझे और फौजदार भाई को स्क्रीन पे प्लीज. पीसीआर, थैंक यू. पीसीआर प्लीज खत्म तो करने दीजिए. मैं और फौजदार खत्म तो करने दीजिए. मुझे मेरा पूर्ण मेरा भाषण देने दीजिए. मैं जो बोलना चाह रहा हूँ बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए सर. मैं कह रहा हूँ कि 45,000 crores of rupees which is given to पूरे schools और colleges खोलने और उनको बढ़ावा देने के लिए हमने करीब 10% of our budget, 10% पूरे बजट का 10% बजट हमने पढ़ाई पे लगाया है. उसमें 45,000 करोड़ जेनेरिक स्कूल्स के लिए, मुसलमानों के लिए विशेष व्यवस्था क्यों सर? अरे उसमें हमने 900 करोड़ दिए. 45,000 करोड़ नहीं, सिर्फ 900 करोड़ की बात नहीं है सर. मैंने आपको और दो तीन बजट में पन्ना गिनवाया. कहीं 1,000 करोड़ है. वक्फ बोर्ड के रेनोवेशन के लिए भी आपने अलग से व्यवस्था की. व्हाट फॉर हिंदू कम्युनिटी सर? आप ना हिंदू एंडोवमेंट एक्ट और हिंदूज टेम्पल डेवलपमेंट का फंड, हिंदूज ये रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये आप जो किताब पढ़ रहे हैं ना हमारे बजट की, उसमें ढूंढिएगा, यू विल फाइंड
एक एक जगह हमने 10-10 हजार करोड़ रुपए दिए हैं, 10-10 हजार करोड़। आप मुझे रुपए। बता दीजिए ना सर, आप मुझे स्पेसिफिक बता पेज तो नंबर दिया कोट कर मैंने। दीजिए, मैं पढ़ के आप बता मुझे दूंगा। 100 करोड़ अभी तो मेरे पास में, आप जैसा आपकी रिसर्च टीम, आप यहाँ मुझसे बात कर रहे हैं, आपकी मेरे रिसर्च पास- टीम आपको हाईलाइट मैं- करके दे मैं देती अपनी है। पढ़ाई खुद करता मैं हूं आपको सर, या तो मेरे बात पास- कर सकता हूं, या सर तो मैं अपनी पढ़ाई आपको बात खुद ही कर लेता हूं सर, तैयारी कर लेता हूं आने से पहले। अगली बार प्रिपेयर रहता हूं सर मैं। मुझे कहिएगा कि मैं बजट स्पेसिफिक मैं बातें करूंगा, मैं नहीं, अपना नहीं, सारा मैं बजट का अपीसमेंट नोट्स की बात, लेकर आ एक जाऊंगा। पर्टिकुलर रिलीजन की बात कर रहा हूं सर मैं। आपने आपकी सरकार के अंडर हुआ, मैं चलिए आपको भी नहीं कहता, मैं आपकी सरकार के अंडर हुआ, जनेऊ उतरवा लिए, बच्चों को स्कूल में घुसने नहीं दिया गया, उनको अपीयर होने नहीं दिया गया, उनके लिए एब्सेंट स्टेटस लगा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ ये व्यवस्थाएं की जा रही है, तो सर ये क्वेश्चनेबल है ना सर। देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इस देश में जहां पे संविधान चलता है वहां पे हर एक को इक्वल एंड समान आवश्यकता, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको राइट्स मिलने चाहिए। वहीं पे अभी मैं वापस आता हूं, धर्म के आधार पर क्या हमारा संविधान विशेष सुविधाएं देने की इजाजत देता है, या हमारा संविधान सेक्युलर है? विवेक, लेट मी कम बैक। बजट फॉर द ऑनरेरियम ऑफ द टेम्पल प्रीस्ट, 60,000 प्रीस्ट को यानी पुजारी या पंडित को कर्नाटका के कोई भी टेम्पल में जहां पे पुजारी है या तो पंडित है, वहां पे सालाना उनको 60,000 रुपए टू 72,000 रुपीज, 72,000 रुपये उनको हम सैलरी देते हैं, इक्विवेलेंट टू एक करीब 6,000 रुपए महीने के। उसी के साथ सनातनी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जहां पे हमने बहुत सारे, हर एक चित्तापुर में हो सकता है, कलबुर्गी में हो सकता है, आप कहीं पे भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट में ले लीजिए जहां पे बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ सनातनी भी हो सकता है, हमने वहां पे भी हजारों करोड़ दिए हैं। जनरल कल्चरल एंड रिलीजियस एलोकेशन फॉर हिंदूज 100 crores allocated, comprehensive development of Jain, Buddhist and Sikh। उसी की तरह हमने हर, जैसे आप पूछ रहे हैं ना एंडोवमेंट एक्ट में, आपने एंडोवमेंट एक्ट का पूछा था, आपने एंडोवमेंट एक्ट का पूछा था, मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास डेटा है, करीब एक इंस्टीट्यूशन को हमने 100 से 200 करोड़ रुपए दिए हैं। टोटल एस्टिमेटेड एलोकेशन ऑफ द हिंदूज रिलीजियस अथॉरिटीज के लिए हमने 72,000 करोड़ दिए हैं, 72,000 करोड़। सिद्धारमैया सरकार ने, मैं एक और सवाल पूछ लेता हूं, आप जो बातें गिना रहे हैं, मुझे पेज नंबर बता दीजिए, मैं देख लेता हूं। सिद्धारमैया सरकार द्वारा हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक लाया गया, जिसमें जिन मंदिरों का राजस्व 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उनकी आय पर 10% का टैक्स लगेगा। किसने कहा ये? हमने कहा कि जैन, बुद्धिस्ट, सिख मंदिरों के चढ़ावे पर 10% टैक्स का प्रावधान किया कि नहीं किया आप लोगों ने? कंबाइंड दिए हैं। आप मेरे पास, आप मुझे इस डिबेट के बाद मैं आपको सारी मेरी नोट्स आपको भेज दूंगा, आप थोड़ा उसमें पढ़ लीजिएगा। आपने कहा कि हम अपीसमेंट करते हैं, हमने करीब 94-95% ऑफ द टोटल एलोकेशन हमने हिंदू कम्युनिटी को दे दिया भाई। आप किसको नहीं, मैं कह रहा हूं भाई, आपने मंदिरों पर टैक्स लगाया, टैक्स से पैसा लिया, फिर उसी टैक्स के पैसे को जो आप सो कॉल्ड कह रहे हैं आपने वापस कर दिया। द्वार पे खड़ा होना चाहिए सर, मंदिरों पे टैक्स लगाया गया कि नहीं लगाया गया? इंसाफ के रास्ते पे खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल खड़ा होना चाहिए सर, बिल्कुल, मैं अग्री करता हूं, इंसाफ के रास्ते पे खड़ा होना चाहिए, लेकिन संविधान के हिसाब से खड़ा होना चाहिए। जो संविधान को दरकिनार करके नहीं। मंदिरों पे 10% का टैक्स लगा कि नहीं लगा? फौजदार भाई मुझे बताइए ना। आप नहीं लगा है, नहीं लगा है, मुझे बताने दीजिएगा। आप झूठ बोल रहे हैं। कौन से उत्तर प्रदेश में बताइएगा? उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार, उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार, आप वहां के उसी प्रकार से कर्नाटक सरकार ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जिस भी मंदिर का सालाना जो है चढ़ावा होगा, उसके ऊपर ये 10% टैक्स लगाएंगे। और मैं जरा पूछना चाहता हूँ निजाम फौजदार से, आप उर्दू स्कूलों के लिए 400 करोड़ रुपए दे रहे हो, माइनॉरिटी स्कूल के लिए 500 करोड़ रुपए दे रहे हो, पार्टी ने जो कितने संस्कृत महाविद्यालयों के लिए आपने कितना फंड एलोकेट किया जा रहा है ये बताइए।
गुरुकुलों के लिए कितना फंड एलोकेट किया ये बता दीजिए जरा। उसके अलावा जो मंदिरों के द्वारा चलाए जा रहे स्कूल है उनके लिए आपने कितना फंड एलोकेट किया ये बताइए आप मुझे। मंदिरों के द्वारा चलाए गए पैसे को आप लोग ले रहे हैं, उसके बाद आप उनको दूसरे के रास्ते से माइनॉरिटीज को दे रहे हैं और अब आप जनेऊ भी उतरवाएंगे, कलावा भी उतरवाएंगे और टीका भी मिटवाएंगे। आप कितने पैसे, कितने करोड़, 3 लाख रुपया एक 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने पर सब्सिडी देंगे आप। 4% आप वहां पर जो है रिजर्वेशन देना शुरू कर देंगे। माल हो गया, ये तो पूरा का पूरा बांग्लादेश और पाकिस्तान का बजट बना रखा है। नहीं, मुझे बस एक सिंपल सा सवाल उनसे जानना है, ठीक है फौजदार भाई, मैं आ रहा हूँ। भाई मुझे बताइएगा, साबिर अली कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं एक सेकंड में आ रहा हूँ आपके सवाल के। साबिर अली थोड़ी देर पहले कुछ कहना चाह रहे हैं। साबिर अली जी सवाल ये है कि अगर कोई राज्य में किसी हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के लिए अलॉटमेंट हो रहा है तो क्या दिक्कत है? सभी देश के नागरिक धर्म के नाम पर नहीं हो सकता ना सर। संविधान कहता है धर्म के आधार पर विशेष सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं। अगर देश के नागरिकों का डेवलपमेंट के लिए अगर कोई पिछड़ा नहीं कर सकते सर। साबिर भाई, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इसकी परमिशन नहीं देता है। धर्म के आधार पर सुविधाएं देने की परमिशन नहीं है संविधान से। हमारा संविधान सेक्युलर है, जो लोग सेक्युलरिज्म है उन लोग को सुविधा देने की सुविधा अगर दिया जाए तो क्या। मैं आपकी इस बात से पहले मैं मुर्शिदाबाद पे आपने जो कहा मुर्शिदाबाद का लेके मैं उस पर जवाब देना चाहूंगा। देखिए मुर्शिदाबाद की जो घटना आप लोग जिस तरीके से दिखा रहे हैं ये प्री प्लान घटना था, ये साबित हो चुका है। इसमें मुर्शिदाबाद को बंगाल की छवि को खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा इंटेंशनली ये काम किया। जो लोग पकड़ाया है ज्यादातर, देखिए मुर्शिदाबाद जो है बंगाल राज्य आपकी पुलिस, आपका इंटेलिजेंस, आपका बीजेपी के लोग आके बाहर से वहां पर घटना को अंजाम देके गायब भी हो गए। आपने कितने बीजेपी वालों को पकड़ा? चाहिए इस सब चीज में डिस्कशन सर, ऐसे हवा हवाई बात करने से नहीं होगा। आपने कितने बीजेपी वालों को पकड़ा, मुझे लिस्ट बताइए। आपने कितने बीजेपी वालों को पकड़ा, मुझे लिस्ट बताइए। को डेवलप करना चाहता है साबिर अली जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने कितने बीजेपी वालों को पकड़ा, मुझे लिस्ट बताइए प्लीज। थैंक यू। कहां है लिस्ट? पूरा डेटा का साथ हम लोग प्रेजेंट करेंगे बंगाल गवर्नमेंट। आप रुकिए ना, सब इतना दिन थोड़ी लगता है भाई। आप लोग एक हफ्ते से कह रहे हैं कि बीजेपी वाले आए और आके घटना को अंजाम देकर गए। मैं बोल रहा हूँ शुभेंदु अधिकारी का लगाया हुआ हाथ बंगाल में चल रहा है। बंगाल में तो अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट कीजिए। अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? सबके साथ जांच चल रही है। नहीं, जांच के नाम पर ऐसे आप हवा हवाई बोल देंगे। आप लिस्ट बताइए कौन कौन से बीजेपी के नेता थे। खराब करने की कोशिश बीजेपी कर रहा है। मैं समय सीमित है, फौजदार जी से एक सवाल लेना चाहूंगा। फौजदार जी, मेरे दर्शकों को अश्योरेंस चाहिए, इन बच्चों को एग्जाम में अपीयर होने कब दिया जाएगा और कितनी जल्दी ये होगा? विवेक भाई, ये काम बहुत जल्द होने वाला है। ये अश्योर हम आश्वासन देते हैं हमारे सारे विद्यार्थियों को, हमारे अध्यापकों को, सबको कि उनको एक फेयर एंड गुड एनवायरनमेंट और एक माहौल मिलेगा पढ़ने और पढ़ाने का। उसी के साथ में बीजेपी के लोगों से भी एक भविष्य में रिपीट नहीं हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या करेंगे? हो ही नहीं सकता। जब तक बीजेपी नहीं चाहती तब तक नहीं होगा। बीजेपी भी मुझे एक अश्योरेंस दे कि ये हर एक इंसान, हर एक आदमी, हर एक सिटीजन इस देश में जो रहता है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये एश्योरेंस तो पहले आपकी सरकार को देना होगा सर। हम दे देंगे। क्या दे सकते हैं? क्या वो यूपी धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है क्या? आप एश्योरेंस दीजिए ना कि संविधान के अनुसार एक हाजी नाजिम कुछ कहना चाह रहे हैं। नाजिम बताना चाहूंगा। विवेक जी, बार बार जो बात आ रही है कि धर्म के आधार पर आरक्षण की बात आ रही, तो मुझे आर्टिकल 341 याद आ जाता है। भाई आर्टिकल 341 किस तरीके से बैन करा गया कि धर्म के आधार पे। देखिए, हिंदू अगर नाई है तो उसको आरक्षण है, मुसलमान समाज में अगर कोई नाई है तो उसको आरक्षण नहीं है। लेकिन बार बार ये मुसलमानों के बदनाम करने की कोशिश करी जाती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। भाई कहां दिया जा रहा है? क्या भारत के अंदर? मतलब आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में विश्वास नहीं करते? हम तो डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए।